अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की एक अहम लेकिन अफसोसनाक ख़बर वो ये है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है, उसको सिस्तान कहा जाता है। और ईरान के बलूचिस्तान या सिस्तान के शहर महरस्तान में 8 बहावलपुर के लोगों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है, इसकी इतलात आ रही हैं। और अब जो है जो पंजाबियों को बलूचिस्तान में मारा जा रहा था, अब वो ईरान के बलूचिस्तान में भी पंजाबियों को टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है। और इसमें जो हमें इतलात आ रही है उसके मुताबिक ईरानी बलूचिस्तान में फ़ाल कुछ तंजीमों ने इस खबर की तस्दीक भी की है, ताहम अभी तक ईरानी सरकारी मीडिया से इसकी कोई ख़बर नहीं थी। और ईरानी सफारत खाने से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ये वाक़े की इतला हम मालूमात मज़ीद हम कुछ देर तक बता सकते हैं। और समा की सीनियर रिपोर्टर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुमेरा ख़ान ने यह ख़बर दी है अपने ज़राए से, और उसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान को जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया है, जहाँ पे वो मालूमात ले रहे हैं मज़ीद उन लोगों की कौन कौन हैं और उनके नाम क्या हैं, उनका गांव या उनका मोहल्ला बहावलपुर में किस जगह पे है। तो ये मुबैना तौर पर ही कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर, कि पाकिस्तान मुखालिफ एक दहशतगर्द तंजीम ने इन पाकिस्तानी पंजाबियों को ईरान के सूबा सिस्तान में निशाना बनाया है, जो वहाँ मजदूरी के लिए गए थे। मजदूरी कह लें आप, या उनको मोटर मैकेनिक कहा जा रहा है, तो वो वहाँ पे अपना काम के सिलसिले में गए हुए थे। तो ये एक अफसोसनाक ख़बर थी, अहम ख़बर है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों से लगता था कि शायद वहाँ पे कुछ कमी आई है, लेकिन अब हमें इतलात मिल रही हैं इस वाक़े के बाद कि शायद बलूचिस्तान में ख़तरात हैं और इतलात हैं कि कोई और बहुत बड़ा हमला दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। और उस पर पाकिस्तान का जो रिज़ॉल्व है, जो बहुत क्लैरिटी के साथ आ चुका है कि पाकिस्तान अब इन दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को, चाहे वो अंदरून मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखना यह है कि पाकिस्तान, अगर ये ख़बर दुरुस्त साबित होती है तो पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। और जो हम ख़ित्ते की सूरत हाल देख रहे हैं, जिसमें ईरान के साथ आज ही अमेरिका ने मुज़ाकरात शुरू किए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, जिस पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल तजिया नगार उनके ख़दशात हैं कि ये मुज़ाकरात शायद कामयाब ना हो सकें और ईरान के साथ अमेरिका की जो जंगी कैफियत है वो बढ़ जाए। और क्या ये वाक़या उससे लिंक्ड है? क्या ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर अमेरिका के ईरान से ताल्लुकात बिगड़ते हैं और कोई जंग की सी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के सूबा फरा में ज़ाबुल के करीब शायद अमेरिका को एक अड्डे की भी ज़रूरत है, जिसके बारे में गुफ्तो शरीद अफ़गान तालिबान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान कुछ दिन पहले हुई थी, जिसका हमने अपने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था। और बढ़ते आज के प्रोग्राम का तारुफ आपसे करवा दूँ। टॉप स्टोरी मेरी आज की है कि PTI में ब्रूटस कौन, और इसका इसलिए आया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से PTI के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत बढ़ गए हैं, और एक तरफ वकला का ग्रुप है और दूसरी तरफ सियासतदानों का ग्रुप है, दोनों के आपस में इख्तिलाफात हैं। लेकिन अब लगता है कि वकला का जो ग्रुप है उनके भी आपस में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। और जैसे कि मेरा एक क्या कहना चाहिए, मेरा एक एनालिसिस है कि जो लाहौरी ग्रुप ऑफ वकील है पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में और आइनी तारीख़ में, उनका बहुत ही नेगेटिव किरदार रहा है। और ये इसको बेहतर करने की ज़रूरत है लाहौरी ग्रुप के वकला को, क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं जो लड़ाई है ज़्यादातर PTI के अंदर वो लाहौरी वकला की आपस में ही है। इस पर हम बात करेंगे अली मोहम्मद ख़ान से, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं PTI से। और उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा मौलाना और ख़ान इत्तेहाद। वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो देखना ये है कि जो अब JUI ने कहा कि अगर PTI के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुए और उनके साथ कोई डील हुई तो वो जो इत्तेहाद है PTI के साथ वो नामुमकिन हो जाएगा। और डील की बातें इसलिए भी बहुत ज़्यादा सरगर्म है कि आज ही अमेरिकी कांग्रेस का एक वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, और उस वफ्द के साथ ही वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो
कुछ दिन पहले मिल चुके हैं पाकिस्तान में कुछ लोगों से, और वो डील कराने की खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशें अभी कामयाब हुई या नहीं हुई इसका तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक बात चल रही है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची के बारे में कि वहाँ पे जो एक डंपर की वजह से जो एक मसला पैदा हुआ, तनाज़ा खड़ा हो रहा है, जिसमें लगता है कि अब लिसानी या इंतज़ामी तनाज़े से बढ़ के शायद खुदा न खास्ता लिसानी तनाज़े की तरफ बढ़ रहा है। तो हम इस पर देखेंगे कि डंपर ज़्यादा कीमती हैं या इंसानी जान। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी से। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने जो जिक्र किया है, आपने भी सुनी होगी खबर कि अमेरिकी कांग्रेस का एक वफ्द पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है इस वक्त, और वो डॉक्टर्स और वो बिजनेसमैन भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरी एक उनमें से साहब से बात भी हुई है थोड़ी देर पहले, वो एक मीटिंग में है इस वक्त यूएस एम्बेसी के अंदर। तो मुझे ये बताइएगा कि ये किस हद तक इस बात में सदाकत और वज़न है कि एक डील की बातें हो रही हैं पीटीआई के जो कुछ हमदर्द हैं अमेरिका में और पाकिस्तान के जो यहाँ पे कारसाज हैं उनके दरमियान। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, डील का तो कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब डील तो कभी भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात वो कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या कोई एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर हो। मामलात को ठीक करने के लिए बात हो सकती है। डील का मतलब तो ये होता है कि आप अपने उसूलों की कुर्बानी दें। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ करना होता तो मियाँ साहब की तरह निकल जाते। 6 से 2 तक इतनी तकलीफ सहने की फिर क्या जरूरत थी। अच्छा, तो आपको ज़रा हम कुछ आपकी बात से मैं इख्तिलाफ़ तो नहीं कर सकता, डील नहीं कहते, कुछ बातचीत कह लेते हैं, इसको मुफाहमत कह लेते हैं, क्योंकि आपका भी ये मेरा ख़्याल है कि यही राय है और सब यही कहते हैं कि जितना भी आप लड़ लें आखिर में तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मामला तय होते हैं। तो आपके ख़्याल में मुज़ाकरात होना कोई बुरी बात है? अगर इस मुल्क के मफाद में दोनों तरफ अपनी ईगो छोड़ें और एक एक कदम पीछे हटाएं तो इसमें कोई बुराई है? नहीं, हमने तो कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। खान साहब ने कभी इनकार नहीं किया और हमेशा हुकूमत के कोर्ट में रह गई। अगर हुकूमत संजीदा होती तो जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी थी उसको जनाब इमरान खान साहब ने रेगुलर मिलने देती, बात आगे चल पड़ती। तो हुकूमत हमेशा या तो बेइख्तियार है या तो हुकूमत के पास खुदा न खास्ता इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खान साहब से मिलने दें, क्योंकि कोई भी रास्ता तब निकलेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आप खान साहब से मिलने देंगे। लेकिन फिर भी 100 बातों की एक बात, खान साहब इनकार नहीं किया, लेकिन डील के लिए ना खान साहब तैयार है, ना जमात तैयार है, ना हमारा वर्कर तैयार है। ठीक है, आपने कहा लीडरशिप को मिलने दें। आप बड़ा मेहरबानी फरमाएंगे कि लीडरशिप से आपकी मुराद कौन कौन से अशखास हैं? अब सर देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो मिल लेते हैं क्योंकि वो वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब। सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान राजा साहब भी मिल लेते हैं। लेकिन जो प्योरली पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें हमारी जिसमें असद कैसर साहब आते हैं, जिसमें शिबली फराज साहब आते हैं, जिसमें और लोग हैं जो सूबों के हेड्स हैं। मिसाल के तौर पे पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब हैं या सिंध में हलीम आदिल शेख साहब हैं। इस तरह की जो लीडरशिप है जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जब तक आप अपनी लीडरशिप को उनसे नहीं मिलने देंगे तो पॉलिटिकल चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तो खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला ही एक तरह से आप समझ मुनक़ते कर दिया है। उनकी सिस्टर को उनको ईद पे नहीं मिलने दिया, जब उस दिन हम अडियाला के बाहर आए तो तब भी नहीं मिलने दिया। ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है। आप किस तरह सियासत तो एक तरफ रखेंगे लेकिन इंसानी हकूक़ तो आप किसी भी सूरत नहीं कर सकते। आप एक शख्स को जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी है उसको अपने फैमिली मेंबर से मिलना, उनके बच्चों से उनकी बात कराना, उससे आप कैसे रोक सकते हैं?
ठीक, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ पार्शली, लेकिन एक इख्तलाफ राय मैं रखना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, अगर आप बुरा ना महसूस करें। तो जो आम फहम में लीडरशिप होती है वो तो किसी पार्टी का चेयरमैन, वो थैंक यू वेरी मच, वो तो किसी पार्टी का चेयरमैन और उसका सेक्रेटरी जनरल वो उनसे मिल चुके हैं। अगर बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं मिली और जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले उस पे फवाद चौधरी जो आपके साबिक साथी हैं उन्होंने कहा शिबली फराज तो घर से नहीं निकले, जिसका आपने शिकवा किया कि उनको मिलने नहीं दिया गया, कि वो तो घर से नहीं निकले। और तीसरी बात यह है कि जब से ये दूसरे लोग जिनकी आप बात करें उनको नहीं मिलने दिया गया, ख़ास तौर पर बहनों को या कुछ और को, तो हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर जो एक जहर नफरत फैलाई जाती है बैरून ममालिक से वो कुछ कम हुई है। तो क्या देयर इज मेथड इन दिस स्ट्रैटेजी? मैं मैडनेस तो नहीं कहूंगा। देखें शिबली भाई हमारे सीनियर हैं और खान साहब के पुराने साथियों में से हैं। अब मैं क्या आपको बताऊं कि उनकी क्या कुर्बानी है। उनका बच्चा बताए दें, आज बता दें, आज बता दें, लोगों को पता चले, फवाद चौधरी जैसे लोगों को पता चले। नहीं जा सका, वो उनके लिए जरूरी नहीं है कि मैं उनको बताऊं। हमारे पुराने साथी हैं, उनसे कोई जाती इख्तिलाफ मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कौम को बता दें, उनको ना बताएं, कौम को बताएं शिबली फराज साहब की कुर्बानियां। जी मैं अर्ज कर रहा था कि जब मुश्किल वक्त आया तो सबको खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था। घर बच्चे सबके थे, लेकिन मैं उस पर नहीं कहता था। जो कुछ जितना बर्दाश्त कर सकता था उन्होंने बर्दाश्त किया। जो गए हैं, मैं अब भी इस पे क्लियर हूँ कि खुशी से कोई नहीं गया। सिर्फ रजीम चेंज में जो लोग छोड़ के गए थे, मैं इस पे क्लियर हूँ कि उन लोगों को, वो लोग बिल्कुल काबिल माफ़ी नहीं है, क्योंकि रजीम चेंज में किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। वो जो गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। 9 मई के बाद जितने लोग गए हैं, कोई ब्लैकमेल हुआ होगा, कोई प्रेशर में आया होगा, लेकिन जो खड़े रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी बेकरामी नहीं करनी चाहिए। और शिबली साहब उन लोगों में से हैं जो खड़े रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि उन पर प्रेशर नहीं पड़ा होगा? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, उनका बच्चा है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो बेचारा स्कूल तक नहीं जा सका। ये एक बाप से पूछें कि उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा किसी वजह से, किसी भी वजह से, तो ये कितनी बड़ी एक कुर्बानी है। लेकिन बहरहाल छोड़े चीज़ों को, असल जो मुद्दा है उस पर आते हैं। ये है कि मुल्क एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है। अभी आपने तो ये में बात की कि हमारे कुछ पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। ये कितने अफसोस की बात है। ये कैसे होगा? ये जंग हम कैसे जीतेंगे? ये हम तब जीतेंगे जब यहाँ सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी आएगी, और उसके लिए आपको मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बोर्ड लेना होगा। मैं समझता हूँ कि ज़ाती इंतकाम बहुत हो गया, ज़ाती अना के हमालिया से हुकूमत और उनके हैंडलर्स को नीचे उतरना चाहिए। मुल्क पर रहम कीजिए। इस वक्त इदारों में अवाम में बहुत ज़्यादा गैप पैदा हो गया, मजीद बढ़ रहा है। सो वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ताकि इस मुल्क में अमन इस्तेहकाम आ सके। ठीक है, ज़ाती अनाज से पीछे हटना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है, आपने हुकूमत को कहा, लेकिन हुकूमत का भी ये ख्याल और बहुत सारे दूसरे लोगों का भी ख्याल है कि खान साहब भी ज़ाती अनाज और ज़ाती अनाज से पीछे नहीं हट रहे, वरना वो कम अज़ कम जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको कम अज़ कम ये तो कह सकते थे ना कि आप नफ़रत और झूठ फैलाना बंद कर दें सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए। वो ये भी नहीं कह रहे। एक स्टेप तो खान साहब को लेना ये बनता नहीं है आपके ख्याल में? दो बातें हमने कर दी हैं। पहला देखें, आपने कहा खान साहब को पीछे हटना या उनको अना नहीं दिखानी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो खान साहब ने खुद कर दी थी ना, जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हुकूमत के साथ 22 या 23 दिसंबर को जब बैठक हुई, उसके बाद हमारा वफ्त गया अंदर खान साहब से मिलने। वो एक ही बार शायद उन्होंने छोड़ा था वफ्त। तो खान साहब ने बाहर साहबजादा हामिद रजा के जरिए जो तर्जुमा मुज़ाकराती कमेटी के मैसेज भिजवाया कि ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लेंगे। तो ये कितना बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खान साहब ने खोला कि एक शख्स जिसको गोलियां मारी गई, जिसकी जान पे अटैक हुआ, जिसके रिजीम चेंज के साथ, जिसकी वाइफ को जो है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उनके खिलाफ क्या क्या केस नहीं बनाए गए, और खुद सबसे ज्यादा 600 दिनों से अंदर है, लेकिन वो कह रहा है मैं ज़ाती इंतकाम नहीं लूंगा। तो आपको तो उन्होंने स्पेस दे दी। जहां तक ओवरसीज की बात है, अल्लाह माशाल्लाह चंद लोगों को छोड़ के मैं समझता हूँ 99% बल्कि उससे भी ज्यादा ओवरसीज महबूब वतन पाकिस्तानी है। अगर कोई इक्का दुक्का शख्स ने कोई गलत बात की है, उसको आप उस गालिब अक्सरियत की तर्जुमान नहीं कर सकते। वो अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि वो किसी के खिलाफ हैं, वो इसलिए इनको पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और उनको लगता है, हमारे ओवरसीज को लगता है बाकी पाकिस्तानियों की तरह, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान
नहीं ये मैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं भी नहीं। वो आपकी यहाँ हुकूमत के दौरान बहुत अच्छे ओहदों पे रहे, माल कमाया उन्होंने, शदीद किस्म का माल कमाया, और वो माल कमा के यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी, बाहर भी प्रॉपर्टी खरीदी, और सरकारी ख़जाने से उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, और वो फिर बाहर जाके वो ये काम कर रहे हैं। उनको खान साहब कह भी नहीं रहे, एक दफ़ा कह क्यों नहीं रहे? कह दें, चाहे वो बात माने ना माने, फिर खान साहब की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन हमें तो लगता है कि खान साहब उनको शह देते हैं, ये बहुत सारे लोगों को लगता है। तो कम से कम ये तो रुकना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर किसी ने माल पानी बनाया है, चाहे वो जिस भी जमात का हो, मैं तो किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकता ना इमरान खान साहब सपोर्ट करते हैं। ठीक, अपनी हुकूमत में उन्होंने उन साथियों को भी एहतसाब के हवाले किया जो कभी उनका दायां या बायां हाथ हुआ करते थे। 2013-14 में ज़िया अफरीदी साहब थे, उसके बाद हुकूमत बनने के बाद खटक से अपना कोई सोच भी नहीं सकता था कि खान साहब उन साथियों को एहतसाब की वजह से अपने से दूर करेंगे। तो इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है, खान साहब का तो इस पर जीरो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन देखें, सार साहब आप खुद संजीदा आदमी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या ये मुनासिब है कि किसी शख्स पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दिया जाए? अगर किसी शख्स ने गलत किया है तो हुकूमत उसको लेके आए। अगर कोई शख्स नहीं भी है, एब्सेंशियल में भी कार्रवाई हो सकती है, आप लेके आए। कभी भी अली मोहम्मद या इमरान खान साहब या सलमान राजा साहब या गौर साहब या कोई भी हमारा जो सीनियर है, वो कभी किसी तरफ आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बगैर सबूत के बात शायद मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये एक हमें सवाल जो बार बार भेजा जाता है लोगों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉक्टर्स की टीम या बिजनेसमैनों की टीम कोशिश कर रही है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो भी कोशिश कर रहे हैं, आज़म सवाती कोशिश कर रहे हैं। ये सब इमरान खान की अप्रूवल से करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो चाहता है कि ये सब कुछ ना हो, वो इन लोगों पे अटैक कर देता है, और आप पे भी अटैक करते हैं वो लोग। तो क्या वजह है कि ये जो लोग हैं, ये सोशल मीडिया बार बार आ रहा है और हमारी कॉन्वर्सेशन में इतना अहम हो गया है, तो क्यों नहीं चाहते ये लोग कि कोई मुफाहमत या मुज़ाकरात हो सकें इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए? जबकि आपके साबिक सदर आरिफ अलवी कल CNN को बता रहे थे कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो अच्छी बात है। फिर इन लोगों को क्या मसला है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, अफसार साहब, जनाब इमरान खान साहब सियासतदान तो बहुत बाद में हैं, वो एक नेशनल हीरो रहे हैं और अभी हैं। कोई 3-4 जनरेशंस उनके सामने बड़ी हुई हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 1971 में जब वो पब्लिक लाइफ में आए, क्रिकेट टीम में आए, सो इट्स बीन 54 ईयर्स, 54 साल से वो आदमी नेशनल हीरो है, नेशनल सीन पे है। तो लोग सिर्फ इस सियासत की वजह से नहीं, वैसे भी उनकी कदर करते हैं। तो बेशुमार लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, कुछ लोगों का ताल्लुक हुकूमत से होगा। हर कोई ये नहीं कहता कि इमरान खान को हुकूमत दे दो, इमरान खान को जनाब को पता नहीं कोई बहुत बड़ा फेवर दो। ये कहते हैं जुल्म बंद करें, पॉलिटिकल केसेस हैं, बस करें आप, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इमरान खान के बगैर आपने देख लिया कि क्या सूरत हाल है मुल्क की। आप ना अमन ला सकते हैं ना। ये मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जो भी मुज़ाकरात की बात करता है उसके पीछे सोशल मीडिया क्यों पड़ जाता है, उस पर शक करता है, इल्जाम लगाता है, उस पर बदनाम करता है, उसको रोल अदा करना चाहता है। फर्ज करता हूं, जो कोई इमरान खान साहब की रिहाई में रोल अदा करना चाहता है, खान साहब ने तो नहीं कहा, वो खुद से अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं, कैसे किसी को मना कर सकते हैं? मैं तो ऐसे किसी भी रोल को अप्रिशिएट करूंगा कि जो कोशिश करते हैं कि खान साहब की जो रिहाई हो। अब आपका जो सवाल है कि क्रिटिसाइज होते हैं, या जैसे मैं हूं, मैं खुद भी ये बात समझता हूं, मैं इस बात को मानने वाला हूं। खान साहब को भी मैंने कहा कि नेगोशिएशन से अगर कोई बात बेहतर हो सकती है तो बिल्कुल हमें वो स्टेप लेना चाहिए, लेकिन उसमें डील का तासुर तक ना हो। खान साहब भी इससे एग्री हैं कि डील वो कभी नहीं करेंगे, अगर करनी होती तो 6 से दोनों से जेल में ना होते। तो अब अगर कोई मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, कोई उसको सबूता आ रहा है किसी और का है, मैं उसको नहीं अप्रिशिएट करूंगा, नहीं करना चाहिए। अगर कोई किरदार अदा कर रहा है उसको आप करने दें। जहां तक आपने कहा मुझ पे अटैक होता है, मुझ पे बात होती है, तो होने दें। अगर आप सियासत में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं और आप क्रिटिसिज्म से या तनकीद से तंग होते हैं, तो कहीं नावल लिखना शुरू कर दें, कहीं बिजनेस करना शुरू कर दें। पब्लिक लाइफ में तो आप ठीक है, नहीं बड़ा आपका बड़ा दिल है, करना पड़ेगा।
आपका बड़ा दिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बड़ा दिल हो, जो आप जैसे लोगों का दिल बड़ा हो तो दूसरे लोग गालियाँ बकते रहें और सिर्फ इसलिए कि डॉलर्स कमाने हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। आपके कुछ लीडरान हैं पीटीआई के, आज और कल में उन्होंने जो कुछ फरमाया है वो ज़रा आप थोड़ा सा छोटा सुन लें और उस पर मुझे आपकी राय चाहिए। स्वाति साहब अपने तौर पे कोशिश कर रही है, तो ये उनकी कोशिश है। अकेले में बात नहीं की, रिकॉर्डिंग भी है, एक आदमी इधर बैठा हुआ है, एक आदमी इधर बैठा। कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए। 25 तारीख को जब वकला की मीटिंग हुई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे, तो जब ये लोग गए, खान की बहनें रोकी गई, तो फिर ये लोग क्यों आगे गए? साबित ये करना चाहती थी कल सरकार जो हमारे लिए मंजूर नजर होगा उसको भेजेंगे। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राजा साहब ने अपनी कमेंट से, ये जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहे कि वो मंजूरी नजर बंदा है। किसी बंदे को ये कहना कि ये मंजूरी नजर है, इस वर्ड्स के मैं एक्सट्रीम एक्सेप्शन लेता हूं। आपने देखा सलमान अकरम राजा इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर उनकी बात को रद्द कर रहे हैं। अली ज़फ़र के बारे में कहा गया कि वो मंजूर नज़र हैं, उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया, उसको रद्द किया गया। आज़म सवाती जो कुछ कर रहे हैं वो कह रहे हैं। ये 4 लोग मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर्स, जिनमें से 3 वकील हैं। आप कह रहे हैं सियासतदानों को मिलने नहीं दिया जाता, इनको कैसे मिलने दिया जाता है जो चेयरमैन भी हैं पार्टी के और सेक्रेटरी जनरल भी हैं? ये क्या है, क्यों है? अफसार साहब, आपके पास थोड़ी सी पुरानी खबर है तो मैं नई खबर आपको दे देता हूँ, शायद आपके पास नहीं है। दें जी। अच्छी बात है, इसलिए मैं करना चाहूंगा, अदरवाइज पॉलिटिकल कमेटी की बात तो मैं मीडिया पे नहीं करता। पिछली जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी हुई है उसमें मोहतरम सलमान राजा साहब भी थे और मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब भी थे और बड़े मैच्योर अंदाज में उन्होंने वो मीटिंग कंडक्ट कराई। और जब कोई बात हुई, मीटिंग में किसी ने बात की, तो बिल्कुल क्लियरली बैरिस्टर गौहर साहब ने और राजा साहब दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो हल हो गई है। तो फॉर देम, इन दोनों के लिए ये बात ओवर हो गई है। अब वैसे ही कोई इसको जो है इस पे बात करना चाहे तो करे। हमारी तरफ पे जो है वो रावी चैन लिख रहा है, राजा साहब एंड बैरिस्टर गौहर साहब। ये कब हुई है पॉलिटिकल, ये मीटिंग कब हुई है पॉलिटिकल कमेटी की? ये मेरे ख्याल में इसी हफ्ते हुई थी। आज फिर है, लेकिन जो पिछली आखिरी मीटिंग हुई है, मैं तो ये तो मैंने आपको कल के दोनों वर एट पीस। ये तो माफ़ कीजिएगा अली साहब, ये तो मैं कल की और आज की बात बता रहा हूँ। आप एक हफ्ता पुरानी बात, आपने एक हफ्ता पुरानी खबर मुझे नई खबर करके भेज दी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं तो आपको आज की और कल के बयानात उनके टीवी पे सुना रहा हूँ जो पब्लिक के लिए है। अंदर बैठ के क्या करते हैं, बाहर आके क्या कहते हैं, ये देख लें आपके सामने। मैं तो आपको सुनवाया, वीडियो पे सुनवाया, दिखाया भी है। नहीं, मैं आपके हवाले से तो नहीं कहूँगा, जाहिर है आप तो नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग ज़रूर चाहेंगे कि राजा साहब और गौहर साहब में, या अली ज़फ़र साहब और राजा साहब, या हमारी लीडरशिप में तनाव हो, उनमें लड़ाई हो, लेकिन उनको मायूसी ना बोले नहीं, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कैमरे पे बुलवा लिया ना अली ज़फ़र साहब को ज़बरदस्ती बुलवाया, ना बैरिस्टर गौहर को, ना सलमान अकरम राजा को, ना आज़म सवाती को। किसी ने ज़बरदस्ती, किसी रिपोर्टर ने नहीं कहा बोले आप, ना कनपटी पे उनके उन्होंने बंदूक रखी, वो खुद बोले हैं, कैमरे पे बोले हैं, अपने अल्फाज से उन्होंने कहे हैं। अब किसी पे तो नहीं इल्ज़ाम लगाया जा सकता ना ये। देखिए, मैं इस बात पे हूँ और मैंने लीडरशिप को भी ये रिक्वेस्ट की है और हमारे वर्कर्स भी ये डिमांड करते हैं। हमारी सारी फोकस जनाब इमरान खान साहब की रिहाई पे है और होनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा, मैं तो कल मर्दान था, उससे 2 दिन पहले गंडापुर साहब आए थे, जुनेद साहब अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। सारा फोकस खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी पे है। हमारे लिए इस तरह की बातों के लिए वक्त ही नहीं है, ना ये मैटर करती हैं। जो मैटर करता है वो है इमरान खान साहब और हमारे असीरान जो 600 दिनों से जेल में। ठीक, अभी आपने मुझे फिर ये कहा जा रहा है कि वो सवाल एक शायद आप मिस कर गए या आवाज़ से ये तरह अब तक नहीं पहुंची थी कि वकीलों को, इनको जो मैंने दिखाए हैं, इनको क्यों मिलने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इनके अंदर कौन सी ऐसी स्पेशल क्वालिटी है कि वही हुकूमत इनको तो इजाज़त दे रही है, दूसरों को नहीं दे रही? क्या वजह है? देखिए, गौहर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो चेयरमैन है, उनका तो इस्तेकाक है। अली ज़फ़र साहब भी खान साहब के वकील हैं, बिल्कुल राजा साहब को मिलने देना चाहिए। अब अगर मैं खुद ये गिला करना शुरू कर दूं कि नवंबर के बाद से मुझे भी नहीं मिलने दिया,
तो ठीक है, अगर मैं नहीं मिल रहा, हमारे कुछ साथी मिल रहे हैं, मुझे उन पर एतमाद है। वजह क्या है? आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, इनको मिलने दिया जा रहा है? क्या इनका बात करने का तरीका ज़्यादा मुहज़्ज़ब है और या कुछ और वजह है? नहीं, मैं अपनी किसी लीडरशिप पे कोई एस्पिरेशंस, कोई खदशात का इजहार क्यों ट्रस्ट नहीं, देखिए मैं लीडरशिप पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अली साहब आपको भी पता है कि जो मुलाकात का तरीका कार है वो खान साहब की परमिशन भी चाहिए और हुकूमत की परमिशन भी चाहिए। दोनों का कंसेंसस जिन नामों पे होता है उनको अंदर जाने दिया जाता है। ये बात तो असूल और कानून की है। फिर क्यों ऐसे हो रहा है कि ये तो जाते हैं बार बार अंदर, दूसरे नहीं जा सकते? देखिए, दो बातें हैं। अब सलमान राजा साहब को खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, अलीमा आपा उनकी सिस्टर, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि उनसे मिले? खान साहब तो चाहते हैं कि उनसे मिले, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन मेरा नुकता ये है कि बहुत से लोग इस पर सवाल उठाते हैं, फलाना क्यों चला गया, शायद फलाना हो गया। मैं ये समझता हूँ, गौर साहब को चेयरमैन किसने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया, खान साहब ने बनाया है। तो खान साहब ने अगर बनाया है तो मुझे खान साहब की चॉइस पे ट्रस्ट है। इसी तरह गंडा फूल साहब को खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, कल किसी और को बना दे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हमारी सारी इन्फ्लुएंस खान साहब की तरफ होती है। खान साहब ने अगर किसी को ओहदा दिया है, मुझे उस पर ट्रस्ट है, चाहे वो कोई भी। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब से बात करने का। तो इसका मतलब यही हुआ कि बक स्टॉप्स एट खान साहब। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो खान साहब की हदायत पर और उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू मौलाना खान इत्तेहाद, ना इधर के रहे ना उधर के। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू हमारा मौलाना खान इत्तेहाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो पहला इसका मिसरा है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन इससे पहले जो मैंने अहम खबर आपको बताई थी उसकी कुछ अपडेट हमें आई है कि ईरान के सूबा सिस्तान में जिन 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया है वो वहाँ का एक गाँव है हाइज़ाबाद, वहाँ का महरस्तान शहर के करीब 5 किलोमीटर के फासले पर। और उसमें तमाम जो अफसोसनाक है और बल्कि ट्रेजिक है कि तमाम मक़तूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। और वो एक वर्कशॉप में वहाँ पर रहाइश पजीर थे, वहीं उसी वर्कशॉप में काम करते थे। और वो वर्कशॉप थी पॉलिश की, डेंटिंग पेंटिंग कार की जो मरम्मत का मरकज़ था, उसमें वो काम करते थे। और रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर उनको हाथ पांव बांध कर उनको गोलियां मारी गई। और उनमें से जो चंद अफराद का जिनके नाम मालूम हुए अभी तक, उनके हम ये अभी बता रहे हैं, लेकिन इसकी दोबारा तस्दीक होना ज़रूरी है। एक का नाम दिलशाद है और उसका बेटा नईम, और जाफ़र, दानिश और नासिर शामिल हैं। तमाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर से। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाशें जाए वकुआ से बरामद कर ली हैं। और लेकिन हमलावरों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी, ना ही किसी ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन शकूक का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के अंदर लड़ने वाले उन दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ जो पहले भी ये ऐसे दहशतगर्द हमले करते रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ज़ाहिर है बात तो मैंने यही करनी है कि आपकी एक स्टेटमेंट बहुत आजकल चल रही है कि अगर पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना किया तो हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। और इतलात आ रही थी कि ईद के फ़ौरन बाद एक एहतजाज शुरू होगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में बात चली गई है। क्योंकि अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में US कांग्रेसमैन का एक वफ्द मौजूद है और उसके साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो वहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इसके अलावा बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। तो ये सारा इसमें ये वो है इवेंट जिसमें खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत, डील, मुज़ाकरात की बात हो रही है। इस बैकग्राउंड में आपकी बात में जो आपने जो दावा किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले अगर आप ये जो पाकिस्तानियों को मारा गया है ईरान के बलूचिस्तान में, सिस्तान में, उस पर आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, बिगड़ती हुई सूरत हाल बलूचिस्तान की, उसमें मौलाना फजलुर रहमान का क्या रोल हो सकता है? इसमें पहले तो मेरी ताज़ियत जो लोग मारे गए हैं, और ज़ुबान और नस्ल की बुनियाद पे जो भी मारा जाए, जहाँ पे भी मारा जाए, ये बिल्कुल गलत है। और किसी को वैसे भी कानून हाथ में लेना जो है वो दुरुस्त नहीं है।
मगर इस सूरत हाल को थोड़ा सा अलग से समझना होगा। ईरान के अंदर जो है ये जो एलिगेशन यहाँ बलूचिस्तान के अंदर है, वो शायद उनकी चाहत जो है वो अगर ईरान के अंदर भी उसी तरह से होगी, मगर वो वहाँ पे उनको दबा दिया गया है और ईरान के अंदर जो है ना उस हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जहाँ पे भी जो कुछ भी हुआ है, ये मामला जो है वो कुछ मशकूक सा लग रहा है कि इसमें ये ग्रुप जो पाकिस्तान में अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ऑपरेट जो कर रहे हैं उन्होंने मारा होगा, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। ये कोई और मामला है और इसमें ईरानी गवर्नमेंट को इसकी वजाहत जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ईरान में काम कर रहा है, आपको मशकूक क्यों लग रहा है ये रह रहा है, वो ऐसा है कि जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है, वो वहाँ पे भी जो है शुरू में इस तरह के मामला यकीनन थे, मगर उन्होंने बड़ा बेदर्दी के साथ वहाँ पे इसको किल कर दिया था, दबा दिया था। तो वहाँ पे ये इशू मौजूद नहीं है। और वहाँ पे अगर उस मुल्क में उसका ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाबियों से क्या है? अगर ईरान ने अपने अंदर किसी ग्रुप को मारा या ख़त्म किया तो पाकिस्तान के पंजाबियों का क्या कसूर? नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये उस जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसका भी उस मामले से कोई ताल्लुक मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। मुझे उनके दरमियान कोई नेक्सस जो है नज़र नहीं आ रहा। वो पंजाबी बेचारे मारे गए, नाजायज़ मारे गए, गलत मारे गए, मगर जो है ना इसकी कोई रीज़न जो है वो उसको पाकिस्तानी एजेंसियों को भी जो है ना, अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आप पिछले साल ईरान में पाकिस्तान ने हमला करके ईरान के अंदर टारगेट किए थे बीएलए और मजीद ब्रिगेड के जो कुछ वहाँ पे लोग रहते थे और जो उनके कैंप्स थे उन पे। तो इसका मतलब है ईरान के अंदर इन लोगों की मौजूदगी तो है, बीएलए की भी और मजीद ब्रिगेड की भी, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। और आपको याद होगा कुलभूषण यादव वाला मामला भी। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पंजाबी मौजूद थे महरस्तान में, शहर के करीब, और वहाँ इतला होगी लोगों को, वहाँ से दहशतगर्दों तक ये इतला पहुँची जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ये कार्रवाई कर दी उनके ख़िलाफ़ भी, ताकि पाकिस्तान को तकलीफ हो? तो कुछ भी मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है। उस नतीजे पे पहुँचना यकीनन ज़रूरी होगा, मगर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको मैं आपके साथ मीडिया पे जो है वो नहीं कर सकता ईरान के हवाले से, जो या वो इस पूरे मामले में तो वो करना जो है वो शायद वो आपके मुल्क के मफाद में नहीं होगा। तो इसमें फिल वक्त आपका भी मेरा भी आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है ना। नहीं, लेकिन देखिए हमें अगर इतला अगर हम अब ये डिस्कस करें चीज़ें और ऐसे तमाम पहलुओं को नज़र में रखें, तो क्या बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा सकती? जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात आज ही ओमान में शुरू हुए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, लेकिन अमेरिका के अंदर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आई वॉश है और अमेरिका ईरान पे शायद हमला कर दे और इसराइल इस पर लीड करेगा। तो क्या जब इस सिचुएशन में ईरान के हमसाया मुल्कों में अमेरिका को ज़रूरत नहीं होगी कुछ जगहों की जहां से तो वो उसको बेस बना सके? तो क्या हो सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की तरफ? ऐसा है कि मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को जो है वो रोक रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि ये एक माहौल ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान में जो है नफ़रत ये मौजूद हो ईरान के हवाले से, और कि पाकिस्तानी शहरियों को जब अगर फ़र्ज़ करिए कि कोई कत्ल किया जाएगा तो कोई ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर भी बना दिया जाए जिसमें जो है ना हम कहें कि वहाँ हमारे लोग मारे गए थे और हम उनसे इस हवाले से भी नफ़रत करें। मगर ये बातें या इसके वाइस वर्सा कोई और बातें मुमकिन है कि किसी बड़े लेवल पे कोई ख़राबी मेरी पैदा कर सकें। तो बेहतर ये है कि हम ताज़ियत तक इस मामले में रहें और अपनी एजेंसियों को कहें कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें, और अगर कहीं पे किसी का भी ताल्लुक इस मारने के हवाले से है तो उससे जो भी कानून कहता है उससे निपटने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में, क्योंकि आपकी जमात बलूचिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, तो आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को कि इस मामले को किस तरह से हैंडल करें? ऐसा है कि आपके जो ताल्लुकात किसी भी हमसाये के साथ अच्छे नहीं हैं,
अगर हिंदुस्तान के साथ अगर कोई माजी ऐसा है तो उसके साथ भी वजह मौजूद है और ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसी तरह से ईरान के साथ भी जो है हम उनको भले भाई भाई कहते हैं, मगर ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे हमारे दिलों में कोई ना कोई ऐसी बात कोई रखना जो है वो मौजूद है। अफ़गानिस्तान का भी आपको पता है, तो वो कलभूषण की जो मौजूदगी थी या सब कुछ था, ये अब ऑफिशियली जो है ना इस बात को हम ओन नहीं करते, मगर क्या वो कलभूषण जो है वो बग़ैर किसी अपनी गवर्नमेंट की इमा के जिस इलाके में मौजूद था उस गवर्नमेंट की इमा के वहाँ पे मौजूद हो सकता था या नहीं हो सकता था? ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आज तक नहीं आया। गो कि वो वहाँ से पकड़ा गया, वो ट्रैप किया, उसको पाकिस्तान लाए, तो अब फिर अगेन जो है ना वो मैं ऐसे ममनुआ इलाकों में दाखिल हो जाऊंगा जिसका मुल्क में जो है ना वो कोई अच्छा जो है वो मामला नहीं। अच्छा, आपने फरमाया कि पाकिस्तान के अपने हमसाया, ठीक है, आपने फरमाया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाया ममालिक से अच्छे नहीं हैं, बेहतर होने चाहिए, ठीक है, एग्री करते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं उनको अच्छा करना, जैसा कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही है, तो उसकी आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मुझे उसकी इस एंगल से मुखालफत नहीं है। वो अलग से पार्टी है, वो जिस तरह से मर्जी और जिससे मर्जी बात करे, मगर हमारे और उनके दरमियान कोई बातचीत जारी थी और उस बातचीत के दरमियान में कोई SOPs थे। उन SOPs में जो है वो वन ऑफ द कंडीशन वो ये थी कि कोई भी पार्टी अपने तौर पे इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट से फिर ख़ुद बात नहीं कर सकेगी, और ये मामला अभी इसका तसलसल है, अभी तक जारी है, और ये मामला उनसे हमने टाइम लिया था कि ये हम सारी बातें तो क्या आप पार्टी के जनरल काउंसिल सेशन में रखेंगे। तो आपने जो फरमाया, क्या मैं इससे ये समझने में दुरुस्त हूँ कि आप ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर बातचीत हो तो सिर्फ पीटीआई की ना हो, बल्कि जो आपका सारा इत्तेहाद है वो कलेक्टिवली इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे, बात करे, जैसा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग नहीं बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से इकट्ठे करेंगे, लेकिन उसकी फिर वायलेशन हुई थी। आप का मतलब ये है? मेरी चाहत इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं है, मगर खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई बातचीत करने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो वो अगर इत्तेहाद बनना है तो इत्तेहाद का नज़म जो बनेगा वो बात करें। कहीं पे भी गवर्नमेंट से भी बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो बात इस्टेब्लिशमेंट से हो, मगर जहाँ पे भी बात होगी वो या बात होनी चाहिए वो उसका नज़म करे, ना कि कोई पार्टी अपने अपने तौर पे जो है वो इस तरह की बात करे, ना वो ना हम ना कोई और दूसरा दोस्त। अच्छा, अब मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्लिम लीग नून को ये एतराज़ हुआ था कि हमने तय किया पीपल्स पार्टी के साथ कि कोई बिहाइंड द कर्टन हम बात नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर एक डील की परवेज़ मुशर्रफ के साथ जिस पे मुस्लिम लीग नून को एतराज़ हुआ और बाद में फिर उन्होंने भी की। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी ही अब सिचुएशन है और आपको ये ख़तरा है, ये ख़दशा है कि पीटीआई कहीं इस इत्तेहाद को इस्तेमाल करके ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील ना कर ले, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में की थी, 7 में की थी? देखिए, ये ख़दशा तो मुमकिन है, हर पार्टी को दूसरी पार्टी से हो सकता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके बाद जो मेरा स्टेटमेंट आया वो डेवलपमेंट ये थी कि गंडापुर साहब ने ईद के तीसरे दिन शायद 2.5 घंटे की मुलाकात की थी खान साहब से जेल में। उस दिन वैसे भी छुट्टी थी और वैसे भी रवैया जेल अथॉरिटीज़ का ये था कि दूसरे लोगों को तो मिलने नहीं दे रहे थे। एक ये बात, फिर आज़म सवाती साहब का कुरान शरीफ उठा के बात करना और कहना कि उनकी कोई ड्यूटी इस हवाले से लगाई गई है। फिर ये डॉक्टर्स वाला, अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं, ये डॉक्टर्स जो आए हैं उनका वाला मामला। फिर एक और प्रोग्राम में मैं और यूसुफजी साहब इकट्ठे थे, तो मैंने ये जब बात की तो उन्होंने कहा कि चूँकि अभी तक हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक कोई इत्तेहाद जो है वो बना नहीं है, तो दरमियान में हम जिससे बात करें, जैसी बात करें वो हमारा हक है। तो ये 3-4 बातें ऐसी थी जिसके नतीजे में शकूक मज़ीद पैदा हो गए थे। सेनेटर साहब, आखिर में बता दीजिए, जो मैंने सवाल अभी पूछा लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला, कि और ज़ाहिर कौम भी जानना चाहती है कि क्या आपको ये खदशात हैं सिर्फ
खदशात की बात कर रहा हूँ कि इत्तेहाद का नाम इस्तेमाल करके पीटीआई डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से कुछ चीज़ें तय कर सकती है, डील कर सकती है, इसका खदशा मौजूद है आपके पास, आपके अंदर, इत्तेहाद के अंदर? एक बात ज़रा इससे पहले ज़हन में रखिएगा, स्टेट पावर किसके पास है? स्टेट पावर सिर्फ JUI के पास है, ठीक है जी। और किसी किस्म की कोई मुश्किल अगर पैदा हो सकती है तो JUI की वजह से पैदा हो सकती है। अब अगर JUI इसमें आती है और उसमें किसी खौफ के तहत या किसी और डील के तहत अगर कोई भी बात किसी के दरमियान हो जाए हमारे कंधों पे, तो हम जो है उसको नहीं चाहेंगे। ये यकीनन जो है ना हमारी चाहत नहीं होगी। हम अगर कोई बात होगी तो हमारी चाहत ये होगी, खदशा है, मिल के बात हो। तो खदशा है कहीं ना कहीं पे, देखिए कोई ना कोई खौफ तो मौजूद होता है ना। तो ये हमारे साथ तो जो एक इत्तेहाद में पहले थे और उस इत्तेहाद में हमारे साथ क्या हुआ? ठीक, सही, बिल्कुल। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। वक्त हुआ एडिटोरियल का, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एडिटोरियल, डंपर कीमती या इंसानी जान। वक्त है हमारे अभी एडिटोरियल का, और ये है कराची के मसले पे। डंपर्स का जो है ये इंतज़ामी मसला था, अब लिसानी बनता जा रहा है। और मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि आज से 40 साल पहले 1985 में एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसका नाम था बुशरा ज़ैदी। वो एक बस के नीचे आकर जाँ भाग हो गई, और उसके बाद ज़ाहिर उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था इस मुल्क में, और उस वक्त वो वक्त था, ये इतना आम वाक़या था कि पहली बार इतनी शिद्दत के साथ कराची में पख्तून महाजर फसादात शुरू हो गए। और मैं ये सोच रहा था कि 40 साल बाद हमने क्या सीखा, क्या इम्प्रूव किया कराची में, कि आज फिर वही बातें दोबारा होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कराची में डंपर्स के नीचे आग के जाँ भाग होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 6 अप्रैल आज से सिर्फ 6 दिन पहले हमने एक एडिटोरियल किया जिसमें हमने बताया, इसी बात की तरफ लोगों की हुकूमत की तवज्जो दिलाई, और उसके बाद से अब तक 17 अफराद मजीद ट्रैफिक के हादसात में हलाक हो चुके हैं कराची में। लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? अब उसकी वजह से जो डंपर एसोसिएशन का सदर लियाकत महसूस ने दावा किया कि उनकी 11 गाड़ियों को जला दिया गया है। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा कि कानून हाथ में ना लूँ। अब धमकी देखें आप रियासत को दी जा रही है, और लेकिन अगर मेरे साथ इस तरह किया गया तो मैं पाकिस्तान से बाइकआउट कर दूंगा। और दूसरी तरफ जाहिर है लोग सड़कों पे आग लगा देते हैं जब वो कोई कुचला जाता है। तो ये जो इंसानी जान ज़्यादा कीमती है या डंपर, इसका फ़ैसला तो खैर कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हम इंतज़ामी मसले को जब नहीं संभालते तो वो फिर लिसानी मसला बन जाता है, जैसे कि 40 साल पहले बना और आज तक बना हुआ है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ वाक़या उन लोगों को जो हुकूमतों में हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि सोते में से उठ जाएं और ख्याल करें कराची का, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, कि मज़ीद एक लिसानी फसादात खुदा न खास्ता वहाँ पर शुरू हो जाएँ। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।